अच्छा, ये पेपर क्योंकि मैं डिस्कस करने लगा हूँ तो इसमें रिकॉर्डिंग पे लगाने लगा हूँ, ठीक है? क्योंकि अब पेपर डिस्कस करने के बाद में किसी स्टूडेंट को भेजूंगा, उसको भी काम आ जाएगा। ओके। ठीक ठीक। अच्छा जी, ये हम पेपर डिस्कस करने लगे हैं जनाब। ये मई मार्च 24 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एक्सप्लेन हाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इफेक्ट्स इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट एंड कंसीडर द टू एक्सटेंट व्हिच द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स विल फॉल ऑन द कंज्यूमर। अब बिलाल, आप ये सुने ध्यान से। बिलाल है ना आपका नाम? जी जी सर। हाँ जी। तो पहला पैराग्राफ हमने करना है नॉलेज के ऊपर, और इसके 3 मार्क्स हैं। हम्म दूसरा, तीसरा, चौथा पैराग्राफ जो भी हम लिखेंगे एनालिसिस के, उसके भी 3 मार्क्स हैं। और लास्ट पैराग्राफ हम लिखेंगे एवेल्यूएशन के ऊपर, उसके हैं 2 मार्क्स। ठीक है। ठीक। अब नॉलेज वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम ये कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। डिमांड एंड जो इकोनॉमिक टर्म पेपर में यूज़ हुई हैं क्वेश्चन के अंदर, पहले हमने उनको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक टर्म यूज़ हुई है वो डिमांड एंड सप्लाई है, उसको डिफाइन करेंगे, वो हमने डिफाइन कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्स एक टर्म है, इसको हमें डिफाइन करना है, वो आपने नहीं किया, ये पहले पैराग्राफ में होना चाहिए था। इक्विलिब्रियम ठीक। आपने डिफाइन कर दिया। फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या चीज़ होती है ये भी आपने, तो 3 टर्म आपने पेपर पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन करनी है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्स, सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम आपने बता दिया, इक्विलिब्रियम भी आपने बता दिया। तो 4 ये असल में इकोनॉमिक कंसेप्ट थे जो आपने डिफाइन करने हैं प्रिसाइजली इन द फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि आपने यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, आपने 2 चीज़ें यहाँ पे मिसिंग की हैं। एक आपने मिस किया यहाँ पे कि इनडायरेक्ट टैक्स और इंडायरेक्ट टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, तो इंडायरेक्ट टैक्स को आप ऐड कर देंगे। इंडायरेक्ट टैक्स, दीज आर द टैक्स व्हिच आर नॉट पेड डायरेक्टली इंटेंशनली, बट दी इट हैव 2 फॉर्म्स, एक वन इज स्पेसिफिक और अदर कौन सी है, एडवर्ब इंडायरेक्ट टैक्स। तो वो आपने कंसाइजली बता देना क्या होता है। और इंसिडेंस ऑफ टैक्स बताएंगे, इट शोज द बर्डन ऑफ टैक्स ईदर ऑन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ठीक है। ठीक। और ये डायग्राम आपने यहाँ पे जो 2 डायग्राम बनाई हैं, इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम्म, इनमें एक का इनलास्टिक सप्लाई है ऑलमोस्ट, और और दूसरे का लेसन पाए, चलिए ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ, अब आप बता रहे हैं, इंसिडेंस ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स वुड इंक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस आर शोन बाय द डायग्राम वेयर P2 minus P1 per unit is imposed। अच्छा, इंडायरेक्ट टैक्स का यहाँ डेफिनेशन मिसिंग है, तो वो आपने ऐड करनी है। दूसरा आप ये बताएंगे कि इंडायरेक्ट टैक्स जब इम्पोज करते हैं तो सप्लाई जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होती है, ये आपने लिखना भी है यहाँ पे। ठीक। ओके। ठीक है, और आपने बताना है कि अगर ये पैरेलल शिफ्ट होगी तो ये स्पेसिफिक इंडायरेक्ट टैक्स होता है, और अगर ये नॉन पैरेलल शिफ्ट है तो ये असल में क्या होती है, वो स्पेसिफिक इंडायरेक्ट टैक्स होता है। नहीं, अच्छा, स्पेसिफिक तो पैरेलल होगा ना। स्पेसिफिक, हाँ जी, स्पेसिफिक पैरेलल होगा, और और एड दूसरा वैलेम एड जो है वैलोरम वो जो असल है में वो। वो दूसरे वाला होगा, नॉन पैरेलल होगा। ठीक। अच्छा, एक तो आपने बता दिया इक्विलिब्रियम इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो आपने सही बता दिया है कि इक्विलिब्रियम इसमें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट अप साइड पे शिफ्ट हो जाता है। The burden of tax is determined by the price as demand and supply, whichever group would be less reactive will incur the most burden at this, where PB price, a producer burden or consumer burden greater, if both groups are equally reactive, the burden will be divided equally। अच्छा, अब ये आप जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, द बर्डन ऑफ टैक्स इज डिटर्मिन्ड बाय द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हम्म ये जरा बात थोड़ी समझ लें। जो होता है ना बर्डन, वो बर्डन हम कहते हैं कि S1 S2 का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, हम्म क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस, वो असल में शो करेगा इसको। अगर ठीक। वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है तो वो फिर हम कैसे शो करेंगे कि बर्डन किसके ऊपर है। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे आपने जब डायग्राम ड्रॉ करनी है तो उसमें वर्टिकल डिस्टेंस का बताना आपने। तो वर्टिकल वो डिस्टेंस जब लेंगे तो उसकी ये वजह से ये, हम्म वो जो वर्टिकल डिस्टेंस है, पर यूनिट टैक्स जो है वो शो करना। ओके। हाँ जी, आपने यहाँ पे ये बताना है कि जब वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे S1 S2 का, ये वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है ना, तो इस वर्टिकल डिस्टेंस में जो P1 से ऊपर वाला ये रेक्टेंगल जो बन रही है, ये कंज्यूमर का बर्डन होता है, और नीचे वाली जो रेक्टेंगल है ये प्रोड्यूसर का बर्डन प्रोड्यूसर। होता है। जी। ठीक है। और अब आपने फिर ये बताना है कि इसकी वजह से क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो, जो उसने कैसे पूछा ना, एक्सटेंड टू विच। तो हम्म एक्सटेंड टू विच जो है ना, अच्छा, आमतौर पे कुछ जो है वो इकोनॉमिस्ट, कुछ जो है वो एग्जामिनर ये भी कहते हैं कि जो इसने आमतौर पे बात पूछी होती है ना, कंसीडर द, कंसीडर के बाद जो चीज़ पूछी होती है,
ठीक है, कंसिडर के बाद लिखा हुआ एक्सटेंड टू विच द इंसिडेंस ऑफ टैक्स विल फॉल ऑन द कंज्यूमर। तो ये वो कहते हैं जी वैल्यूएशन में इस पॉइंट को आप ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यूएशन का पोर्शन होता है। ठीक। ठीक है, लेकिन इसको आप एनालिसिस में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमने लिखा ना इक्वली रिएक्टिव, उसको इक्वली रिएक्टिव लिखें कि पीईडी जब लेस देन 1 होती है तो ज़्यादा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर आता है, ओके और जब पीईडी जो है पीईडी लेस देन 1 हो और पीईएस ग्रेटर देन 1 हो तो ज़्यादा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर। जी, वो और मैंने अदरवाइज आप बता, वो हाँ मैंने मैं इस तरह देखता हूँ लिखा था ना, इस तरह लिखा था कि विच एवर ग्रुप वुड बी लेस रिएक्टिव, लेकिन वैल्यूज नहीं इस्तेमाल की थी। ठीक, ओके, सही हो गया। अच्छा अब आप लिख रहे हैं आगे ये, और बी पार्ट भी आ गया, वेरी हाँ गुड। जी, वैल्यूएशन में आपने ये लिखना था कि शिफ्ट की जो वो मैटर करेगी, क्या उसे कहते हैं, अभी जो आपने क्वेश्चन किया ना, हाँ जी, इसके आपको जो मार्क्स मिलेंगे नॉलेज में हाफ मार्क्स मिलेंगे। हाफ मार्क्स में से होते नहीं है यहाँ पे, मैं वैसे कह रहा हूँ फॉर द गाइडेंस, कि आपने 4 में से 2 डेफिनेशन बस बताई हैं, तो समझो कि आपको उसके 1.5 अगर उसके लगाएं, डायग्राम के 1-2 मिल जाएंगे बस। इस क्वेश्चन में आपको 3 या 4 से ज़्यादा नंबर ही मिलेंगे। ठीक हो गया, ओके। तो एनालिसिस जो है वो डायग्राम जो है दोनों आपने बनाई है वो सही बनाई है, और जो बात आपने ऐड करनी है मैंने आपको बता दी, नॉलेज में क्या ऐड करना है, एनालिसिस में क्या ऐड करना है वो बता दिया। एनालिसिस में फर्दर आप ये भी ऐड कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ विच पे, बल्कि एवेल्यूशन में जाके आप ये ऐड कर सकते हैं कि क्या होगा कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब फुल बर्डन कंज्यूमर पे करता है। वो कौन सा केस होता है, जब वो पीईडी जब क्या होगी, ट्रिपल इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, पी परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। हाँ जी, उसका यानी पी ई तो वो एस आपने, ट्रिपल परफेक्टली इलास्टिक हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, वो आपने जाके एवेल्यूशन में डिस्कस कर देना। जी, ठीक है, और आप साथ गुड्स का रेफरेंस भी दे दें कि असल में ये वैल्यूशन में लिखनी है। एक बात आपने कम से कम 2 बातें आप लिखें, एक तो ये एक्सटेंट ऑफ जो बता दिया वो, दूसरा आप लिखें कि मैटर करेगा कि जो गुड की नेचर है वो कैसी है, किसकी? नीड है या लग्जरी है। अच्छा, ठीक 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 है, तो ठीक। वो भी मैटर करती है। फिर ओके, एनालिसिस में एक और बात बता सकते हैं, बल्कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप जो इसका फिक्स है ना एक चीज़, वो आप कर सकते हैं जो कि वैल्यूशन में आती है, वो साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट मैटर करती है। कि S1 से S2 जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा गैप है या कितना कम गैप है। ये देखो ना, ये जो S1 से S2 का गैप है ये ज़्यादा कि कम है। जितना कम गैप होगा उतना फिर बर्डन दोनों का कम आएगा, जितना ये गैप ज़्यादा होगा वो मैटर करता है। तो साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट मैटर करती है। ये जब भी कोई शिफ्ट वाला क्वेश्चन आए उसमें ये चीज़ आपने लिखनी है। और दूसरी आप लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ टैक्स, टैक्स कितना ज़्यादा लगा या कम लगा। ठीक है, ठीक वो भी इसके क्या शिफ्ट एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट को शो करेगी। ठीक है, ठीक। तो ये 2 बातें आपने इसमें ऐड कर ली ओके एवेल्यूशन के पॉइंट में। ओके ओके। अब आगे जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है, असेस वेदर द इम्प्रूव्ड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। तो इसमें अब जरा गेस करो, इसमें 2 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेशन का पार्ट है। अब उससे पहले एक बात सुन लो कि बी पार्ट के अंदर नॉलेज एनालिसिस यानी कि डेफिनेशन और प्लस जो एनालिसिस है, इन दोनों के मिला के 8 मार्क्स हैं और वैल्यूशन के 4 मार्क्स हैं। ठीक। अब मुझे बताओ किन 2 चीज़ों की डेफिनेशन, या 1 2 3 किन चीज़ों की डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, बोला एक तो नॉलेज डीमेरिट पार्ट में। गुड्स आ गया, जी और जी, दूसरा प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन पर। हाँ आप बताओ कि परवीन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब आपकी मर्जी है कि जैसे मर्जी, डीमेरिट गुड्स बताओगे कि जनाब ये ओवर कंजम्पशन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स जो है, वो डीमेरिट गुड्स वो होती हैं जिनकी ओवर प्रोडक्शन और ओवर कंजम्पशन होती है ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर। ठीक इंफॉर्मेशन फेलियर का मतलब क्या बताओगे कि कंज्यूमर कैन नॉट एस्टिमेट द राइट लॉस ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी कि उसका जो कॉस्ट है वो उसको एस्टिमेट नहीं कर पाता, इसलिए वो उसको ओवर कंज्यूम कर रहा होता, या ठीक। उसका बेनिफिट जो उसका लॉस होना है हम्म, वो उसे एस्टिमेट नहीं कर पाता। फिर जी आप बताओगे कि असल में इसमें गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, जिसके लिए गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन मेथड यूज़ करती है, जिसमें से एक इंटरवेंशन मेथड जो ये है कौन सा, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। जी। ठीक है, तो ये आपने पहले बता देना इसे। ओके। अच्छा फिर आप बताएंगे इसे, फिर अब आपने क्या लिखा है देखते हैं। अब आपने लिखा है यहाँ पे, तो इसमें डायग्राम भी वैसे बन सकती थी। डीमेरिट गुड्स आर द गुड्स विच आर
more harmful to the consumer then they realize, ये आपने सही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अंडर कंजम्पशन और अंडर प्रोडक्शन की बात करनी है ड्यू टू मार्केट फेलियर. वो आगे The की है. marginal social cost for the greater than the marginal social benefit in a free market. ठीक है. Provision of good is dependent upon the market forces of demand and supply. ये ठीक है. Overproduce. There is this is as there is information failure. Consumer don't make informed. That information would resolve this issue. यहाँ भी आपने ऐड करना है कि भाई ये इशू इसलिए प्रॉब्लमेटिक है कि गवर्नमेंट ये समझती है कि ये चीज़ें जो है वो मार्केट फेलियर कॉज करती हैं, ये मार्केट फेलियर की एक कॉज है. ठीक है. ठीक. इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरव्यू करके इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ताकि इसको ये कम यूज़ करें. Could be addictive and despite information failure the consumer may not reduce the consumption. यहाँ पे आप लिखें क्यों नहीं रिड्यूस कर रहा, यहाँ पे वो रीज़न लिखें साइंटिफिक, सॉरी हमारी इकोनॉमिक रीज़न क्या होती है, वो PED इनइलास्टिक है यहाँ पे. किस अच्छा ठीक हो जो डीमेरिट गुड्स हैं, जो एडिक्टिव हाँ गुड्स जी, हैं, उनकी पीडी क्या होती है, इनइलास्टिक. इसलिए Inelastic. डिस्पाइट द ये मेथड जो भी गवर्नमेंट यूज़ करेगी, लोग इसकी सप्लाई और प्रोडक्शन कम नहीं करेंगे, सप्लाई भी और कंजम्पशन भी. ठीक. द गवर्नमेंट वुड अप्लाई. हाँ, अब ये बता के ना आपने इन्फॉर्मेशन का बता के कि इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट सोर्स कौन सा यूज़ करेगी, ये भी तो बताओ ना. यहाँ पे मीडिया कौन कैसे यूज़ करेगी, एक दो एग्जांपल दो इसकी. कि गवर्नमेंट डीमेरिट गुड सिगरेट का बता दो, सिगरेट गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन मैसेज लगाएगी, उसके पैक के ऊपर लिखा होता है, वो चीज़ आपने यहाँ बतानी कि गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे करती है. या सोशल मीडिया, या गवर्नमेंट जैसे मोबाइल के ऊपर आजकल मैसेज आते हैं. ठीक है. कोई भी कॉल जब आप करते हैं तो पहले एक मैसेज चलता है, फिर वो कॉल जाती है, वो आप बताएं यहाँ पे. फिर इसकी कॉस्ट, इसका हाउ एवर पॉइंट बताएं, वो भी पार्ट ऑफ एनालिसिस होता है कि. लेकिन इसमें बेनिफिट नुकसान ये होता है कि ये सब लोगों को मैसेज जा रहा होता है. ठीक है. यानी कि टारगेटेड पीपल को मैसेज नहीं पहुंच पाता, यूनिवर्सल मैसेज है, फिर लोगों का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता. फिर बताओ कि इसकी मीडिया गवर्नमेंट को कॉस्ट आती है. ठीक है. और इसको एवेल्यूएशन में जाके बताएंगे कि ये ऐसा मेथड है जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, ये पैसा गवर्नमेंट कहीं और लगा सकती थी. ठीक है. अब बता रहे हो जी एक और मेथड है. अब जब भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आए और वो किसने एक पॉलिसी पूछी हुई है, तो आपने जरूर ये बताना कि एक और पॉलिसी भी है. जैसे यहाँ बता रहे हो, क्या बता रहे हो कि गवर्नमेंट बैन कर दे इसको, और ब्लैक मार्केट होती है. ठीक है. मिनिमम प्राइस इम्पोस्ट. हाँ, ये मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट क्या करे, एक और मेथड यूज कर सकती है, वो ज्यादा इफेक्टिव है. जब भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आए उसमें आपने पॉलिसी जरूर बतानी है. मिनिमम प्राइस जब आप बता रहे हैं तो यहाँ पे डायग्राम बनाए. डायग्राम बनाने के मुफ्त के नंबर मिलेंगे, बल्कि नंबर मिलेंगे, काम के नंबर मिलेंगे, मुफ्त के नहीं मिलेंगे. जहाँ उसने काम नहीं हुआ लेकिन डायग्राम बनाएंगे उसका फायदा होगा. ठीक है. और उसमें बताएं कि डायग्राम बना के जब शो करेंगे ना कि पहले प्राइस ये थी, फिर प्राइस ये हो जाएगी डीमैट गुड्स को रोकने के लिए, तो ये पॉलिसी किसी हद तक ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है एज कम्पेयर टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन. ओके. ठीक है. तो डायग्राम, वो जो बातें सारी जो मैंने बताई हैं, जब वो ऐड करोगे तो फिर इसके आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं. ये आगे चल रहा है क्वेश्चन. ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ तो हो गया. अब एक बात सुन लो कि जो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कम से कम 1.5 पेज तक जाना चाहिए. ओके. जो आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन है कम से कम 2 पेज, और अगर डायग्राम भी उसमें है तो वो 2.5 पेज तक चला जाएगा. क्योंकि एक ही पेज में खत्म कर रहे हैं ये, तो आपको इसके आधे से भी कम नंबर मिलेंगे. जो मैंने बातें बताई हैं वो आपने इसमें ऐड करनी है. ठीक है. मिनिमम प्राइस जो है प्रॉपर पॉलिसी पे ऐड करना, उसकी डायग्राम बनानी है, उसके हाउ एवर पॉइंट आपने एनालिसिस में लिखना है. बताओ जरा हाउ एवर पॉइंट क्या होगा इसका मिनिमम प्राइस का. मिनिमम प्राइस का यही लिखा है कि however the same problem for addiction could rise and there would also be a नहीं, वो तो आपने ऊपर लिख दिया ना, वो और आपने ऊपर लिख surplus in दिया. the market हो सकता है. इसमें भी आप लिख सकते हो हाउ एवर पॉइंट में जाके. एक तो आपने बताया कि वो जो गवर्नमेंट मेथड जो गिवन क्वेश्चन के अंदर मेथड था, उसको हाउ एवर लिखो कि जनाब उसकी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट को आएगी. ठीक है. दूसरा, मिनिमम प्राइस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती. वो इसलिए नहीं होती कि लोग क्या करते हैं, वो जो आपने लिखा हुआ ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं. वो मिनिमम प्राइस के बाद लिखना था, आपने वो पहले लिख दिया. ठीक. ओके. फिर तीसरा एक पॉइंट वो आप लिख सकते थे कि ये प्रोडक्ट ऐसी है जो कि एडिक्टिव है, तो लोग इस तरीके से बाज नहीं आते.
जी ठीक है, तो ये आपने 3 से 4 पॉइंट आपने वैल्यूएशन में ऐड करने होते हैं। सही हो गया। अब आगे आपका अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले कौन सा क्वेश्चन किया आपने? क्वेश्चन 4। What is meant by depreciation of the exchange rate and consider whether depreciation is likely to increase domestic real outputs? ठीक है, exchange rate is the measure of currency अब इसमें देखो डेफिनेशन किसकी आनी थी, इसमें डेफिनेशन जो आनी थी वो आपकी आनी थी डेप्रिसिएशन की, एक्सचेंज रेट की भी आ सकती है, और डोमेस्टिक रियल आउटपुट का मतलब आप बता दें कि ये जीडीपी शो कर रहा है। ठीक है, इसका जीडीपी है ना, जी ये दो डेफिनेशन हमने बतानी थी यहाँ पे। डेफिनेशन सही लिखी है आपने, फिर आपने बता दिया कि द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द टर्म ऑफ द अदर फॉल्स इट्स ये डेप्रिसिएशन को शो करती है। चलो ये बता दिया आपने, और ये आप बता रहे हैं डेप्रिसिएशन होने की रीजन बता रहे हैं यहाँ पे। डायग्राम में शो कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो उसकी जाए। वजह से वो डिमांड कम हो जाए, तो इसकी वजह से क्या डेप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर या डॉलर। रुपीस? डॉलर। डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। ये सर लेबल में एक्सेस सही लेवल की है? जी एक्सेस सही लेवल की है? वही देख रहा हूँ मैं, एक मिनट देखने को। ओके। क्वांटिटी ऑफ मनी लिखना था, क्वांटिटी लिखा है चल जाएगा, लेकिन आप लिखें क्वांटिटी ऑफ मनी या क्वांटिटी ऑफ डॉलर, ओके। जिसकी बात करें ना वो लिखना है। और एस सप्लाई जहाँ लिखना है उसके साथ छोटा सा डॉलर भी ले सकते हैं कि ये क्वांटिटी या सप्लाई, डिमांड और सप्लाई ऑफ डॉलर है। ठीक हो गया। ओके। वो तो बूस्ट डोमेस्टिक रियल आउटपुट्स। अच्छा, एक मिनट चलो देखेंगे पूरा आपने क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म ही कर दिया आपने बेटा जी, इसमें भी 2 या 3 सिलेबस ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसका अच्छा सा इम्पैक्ट है जो आपने यहाँ शो करना था। एक तो आपको याद है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन की डायग्राम क्या होती है, बड़ा याद है? हाँ जी। वो क्या है? उसमें आप अगर उस बस क्या नाम है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है आफ्टर द स्पेयर कैपेसिटी। 81 82 पे शिफ्ट होता है ना जो, हाँ जी। वो सेम डायग्राम आपने बनानी है, वही डायग्राम जो है वो शो करनी है यहाँ पे। उसकी रीजन आपने बतानी है कि जब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है, क्वेश्चन पे भी एक नजर मारे, क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि रियल आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका मीनिंग बताया, फिर रियल आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हमें बताना है कि जनाब डेप्रिसिएशन से क्या होता है, जो इसकी डेप्रिशिएट जब करते हैं तो करेंसी वैल्यू फॉल कर जाती है, जिससे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हमारी करेंसी जब डेप्रिशिएट करती है तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाती है, जिससे उसकी डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी और एक्स राइज कर जाएगा। फिर ठीक। साथ ही हमने बताना कि उसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से प्राइस ऑफ इम्पोर्ट राइज कर जाएंगी, जिसकी वजह से इम्पोर्ट कम होगी, और जो हमारा एम है वो फॉल कर जाएगा, एम जो है वो फॉल कर जाएगा। तो एक्स राइज कर रहा है, एम फॉल कर रहा है, तो ओवरऑल एक्स माइनस एम का इफेक्ट क्या आएगा, एक्स माइनस एम राइज करेगा, जिससे एटी राइट साइड पर शिफ्ट करेगा। जब ठीक। एटी राइट साइड पर शिफ्ट करेगा तो उसकी वजह से, ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, जैसी डायग्राम है ना इसकी, जो कि हम फिस्कल पॉलिसी में यूज करते हैं डायग्राम, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में। ट्वेंटी फाइव, 26, 27,
ये डायग्राम ये 81 82 बाहर शिफ्ट हो रहा है x माइनस m की वजह से, ठीक है। अब ठीक। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव इफेक्ट देखो y1 y2 पे जा रहा है, ठीक है। जब y1 y2 पे जा रहा है तो इसके पॉजिटिव जीडीपी राइज करेगा, इनकम राइज करेगी, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी थी, ये देखो। और सही। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? नेगेटिव इफेक्ट है कि प्राइस लेवल राइज कर रहा है, हम्म, और जब यहाँ पे इनकम लोगों की राइज कर रही है सेकंड, तो इस इनकम की वजह से इधर सेकंड का इफेक्ट आएगा, लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे और करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा, ठीक। ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपने यहाँ पे डिस्कस करना थी, मैं नोट्स अभी आपको भेज देता हूँ, ये आप देख लेना, ठीक है। करंट अकाउंट तो डेफिसिट क्यों होगा? क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है और इम्पोर्ट ज्यादा होंगी ना। हाँ, ये लिखा हुआ है जी, हाँ, करंट ओके। अकाउंट डेफिसिट। अब ये चीजें आपने किस में बता दी? ये सारी आपका पार्ट ऑफ एनालिसिस है। अब आ जाओ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन आपने ये बताना है कि एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट, अब वही बात है, आपने जनरल रूल जनरल रख लो, बड़ा फायदा होगा कि वैल्यूएशन जब भी करनी है ना, तो ये देखो डिमांड शिफ्ट हो रही है ना, तो आप बताओ जी साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट मैटर और ठीक। एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो कितनी रही है? देखो ना, हम्म, पहले अगर किसी चीज की करेंसी वैल्यू 100 रुपया थी, 100 रुपये से 101 हुई है, तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 100 रुपये से अगर 150 हो गई है, तो वो फर्क पड़ेगा। ये चीज आपने वैल्यूएशन में 2 पॉइंट डिस्कस कर देना है, साइज ठीक। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट और एक्सटेंट ऑफ वैल्यू, कि कितनी वैल्यू चेंज हो रही है उसकी। गॉट इट? ओके। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, जो आपने डिस्कस किया इसका बी पार्ट, वो क्या है? Assess whether contractionary fiscal policy is likely the best way to reduce the current account deficit on the balance of payment. अब इसमें देखो क्या क्या डेफिनेशन लिखनी है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस पेमेंट क्या होता है। तो ये 3 डेफिनेशन पहले आपने लिखनी है। हम्म। और आपने क्या लिखा? आपने लिखी डेफिनेशन लिखी, हम्म, बैलेंस पेमेंट इज द डिफरेंट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट इन अ कंट्री। डेफिनेशन ही गलत है। और भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ट्रांजैक्शन जो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेरा उसके आगे मतलब फिर हम, ओहो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये लिखना चाह रहा था कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फ्रेजिंग इस तरह कर दी है कि इन अ कंट्री बिल्कुल, लाइक लेकिन इन लेकिन साइड अ कंट्री। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है, ठीक, आप वो सही कहना हाँ। चाह रहे हो। लेकिन ठीक। जब आप पेपर में जब लिखोगे, तो तो वो पेपर में आप एग्जामिनर के साथ तो नहीं जाओगे ना, उसने तो जो लिखा है बिल्कुल उसने वो वही। चेक करना है, इसे क्रॉस हम्म। लगा देना है इसके ऊपर। ठीक। आप बताओ कि बैलेंस पेमेंट क्या होता है? ये ट्रांजैक्शन है कंट्री की विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जी। जो पैसा जा रहा है वो डेबिट है, जो आ रहा है वो वो क्रेडिट है। क्रेडिट है। वो बिल्कुल। क्रेडिट वाली इनकम है, और जो डेबिट वाला है वो आउटफ्लो है, और वो हमारा एक्सपेंस है। क्रेडिट वाली जो है वो इनफ्लो है और इनकम है, ये बताया। इसके ठीक। 3 पार्ट हैं, 4 है, में से चौथा जो है वो एरर्स एडमिशन वाला होता है। तो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, और नाम बस बता दो, या करंट अकाउंट से बता दो कि करंट अकाउंट इसका वन ऑफ द पार्ट है। करंट अकाउंट में क्या होता है बताओ जरा, उसकी डेफिनेशन क्या है? करंट अकाउंट उसमें आपकी प्राइमरी सेकेंडरी इनकम और ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका ही हाँ, होता इसमें ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, है। हम्म। प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, इसका जितना इनफ्लो आउटफ्लो है वो शो करते हैं। अगर इनफ्लो ज़्यादा है तो वो सरप्लस है, अगर रिवर्स है तो उसे डेफिसिट है। ये आपने बताना है, ये पार्ट ऑफ डेफिनेशन। जी। फिजिकल पॉलिसी बताओ। फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट यूज करती है, जिसके टैक्सेस जो हैं, जिसकी जो टूल्स हैं वो टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। अब ये जो बातें अभी तक हमने की, ये सारा नॉलेज का पार्ट था, ये पहले पैराग्राफ में लिखना था आपने, हम्म। ठीक है। उसके बाद आना है आपने सेकंड पार्ट, कॉन्टेक्चुअल फिजिकल पॉलिसी बताओ कि फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस ज्यादा या एग्रीगेट कम? डिमांड कम करती है टैक्स ज्यादा करके। टैक्सेस कम करती है, नहीं, टैक्सेस ज्यादा करती है ताकि एग्रीगेट डिमांड कम हो। एग्रीगेट डिमांड कम और हो। ये पॉलिसी और ये पॉलिसी उस वक्त यूज की जाती है जब प्राइस लेवल को कम करना हो, या इधर जैसे इसने बताया कि डेप्रिसिएशन करेंसी की वो इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, वो उसको बात को लेकर चल रहा है, ठीक है। जी सर। आपने 80 का बता दिया, अब ये 81 82 आपने बता दिया कि ये गवर्नमेंट। अब देखो ना, ये कितनी ज्यादा शिफ्ट किया आपने। तो ये वही ये पॉइंट है जो उधर आपने लिखना है। फिर कहाँ लिखना है, जो मैंने अभी आपको बताया ठीक। एवेल्यूशन में, कि टेंट ऑफ। एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट, और दूसरा जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, कितना ज्यादा टैक्स या कितना कम टैक्स लगा रही है। और ये कि अच्छा, वो इसके, शायद फुल एम्प्लॉयमेंट पे वाइफ पे ना हो और सारा। हाँ जी बिल्कुल। और इसके जो आपने इफेक्ट बताने हैं ना, ये जो हम्म। अभी आपको इफेक्ट ये मैं खोल के दिखाए थे, अब इसमें रिवर्स हो रहा है। डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में, हाँ,
एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये डायग्राम दिखाता हूँ कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन फिजिकल पॉलिसी में रिवर्स चीज चलती है ना, AD1 शिफ्ट करेगा। AD1 आपने डायग्राम तो सही बनाई है, हाँ ये देखो AD1 AD2 पे इस तरह शिफ्ट किया, ठीक है। इसके भी देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट बनते हैं। इसे पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, प्राइसेस कम होंगी, इंपोर्ट कम होगी क्योंकि लोगों की इनकम कम होगी इधर से, और करंट अकाउंट सरप्लस में जा सकता है, जो उसने गिवन पॉलिसी बताई वो आपने बता दी। जीडीपी कम होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव इफेक्ट है। एम्प्लॉयमेंट कम होगी, नेगेटिव इफेक्ट है। इनकम कम होगी, ये भी नेगेटिव इफेक्ट है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपने पार्ट ऑफ एनालिसिस है, ये आपने डिस्कस करना है। और ऊपर ये डिस्कस करना है कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। वो आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन करने से प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, वो आपने हर ऊपर पहले इसका पार्ट बता दिया उसे। आधा मेन पार्ट तो मुझे अब ज़हन में आया है, जो अदर पॉलिसी है तब ज़हन में नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी तो मैं लिखी नहीं, जो मेन पार्ट था। हाँ, जब भी आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह का आए 12 मार्क्स का, तो आपने उसमें एक और पॉलिसी जरूर शो करनी है। वो अगले पेज पे ठीक मैं है, की है, लेकिन वो मैं कहा है कि इनकम और एड बहुत ज़्यादा कर लें, लेकिन वो मेरे जहन से ही निकल गया। मॉनेटरी पॉलिसी भी, तो मॉनेटरी आपने, पॉलिसी हाँ का अच्छा बिल्कुल खासा जहन से लेवल भी निकल, बन पेपर जाती में नहीं जहन से निकल चाहिए ना, है। आपने अल्लाह ना जब करे। प्रैक्टिस करना पेपर्स की, जी तो यहाँ पे वो चीज़ें आनी चाहिए थी। सही। तो यहाँ पे बताएं कि गवर्नमेंट की और पॉलिसी भी यूज कर सकती है। अदर पॉलिसी का रेफरेंस जरूर देना, उसकी डायग्राम बनती है, भी ना उसे प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, टाइट कर देगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगी, उसका इफेक्ट भी आएगा। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के अपने नुकसान है। मॉनेटरी पॉलिसी के नुकसान है, उसके अंदर लिख दो कि ये टाइम टेकिंग होता है। ठीक। फिस्कल पॉलिसी का भी लिखो कि ये भी क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। टैक्सी लगने से लोग डिस्करेज होते हैं। तो ये एक एक दो दो पॉइंट आपने एनालिसिस के साथ ही उसमें ऐड कर देना है। और कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कि वैल्यूएशन के लिए संभाल के रखने हैं, और वैल्यूएशन में जाके आप ये डिस्कस करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का फैक्टर क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट को डिसीजन करने में टाइम लगता है कि दोनों पॉलिसी एक ही अलाइन में होनी चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन है तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। फिर इसमें कितना इंटरेस्ट कम किया जाए कि कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी लगे मॉनेटरी पॉलिसी में, तो ये मैटर करता है कि टैक्स कौन डिसाइड करेगा, या कितना ज्यादा टैक्स, इतना ज्यादा टैक्स ना लग जाए, या इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए जो कि इसकी पॉलिसी को अफेक्ट करे। तो ये वो पॉइंट है, एक्सटेंट ऑफ टैक्स, एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट, एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपने सारे पॉइंट कहाँ डिस्कस करने हैं, एवैल्यूएशन में। ठीक। ठीक है, और दूसरी पॉलिसी जरूर रिकमेंड करनी है जब भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और सर अगर हम एनालिसिस के साथ साथ ही एवेलुएशन लेके चलें, इस तरह भी कर सकते हैं? असल में काफ़ी स्टूडेंट्स ने जब पेपर रीचेक करवाया ना, तो जिन लोगों ने लिखा हुआ ना एनालिसिस के साथ ही, उनको एग्जामिनर ये समझता है। आपने चैप्टर 54 जो है ना ब्रैफोर्ड की बुक का पढ़ें, तो उसमें कोशिश करें, जो मैं भी आमतौर पर स्टूडेंट्स को रेफर करता हूँ, कि आप क्या करें कि आखिरी पैराग्राफ डेडिकेट कर दें एवेल्यूशन के लिए, ताकि, और उसका स्टार्ट भी ऐसे करें, इट कैन बी वैल्यूएटेड दैट, और उसके बाद वैल्यूएशन स्टार्ट करें। और आप जो आपका ये 4 मार्क्स की वैल्यूएशन कम से कम हाफ पेज की होनी चाहिए, जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, ताकि एग्जामिनर को पता हो जनाब ये पैराग्राफ एवेल्यूशन का, तो मैंने उसमें इसे मार्किंग कर दी। ओके, यानी कि जिन्होंने एनालिसिस के साथ किया था हाँ उनके बड़े इसलिए कि ये बिल्कुल, वो एग्जामिनर को उसे पता ये है। समझा, क्योंकि उसमें भी हावर पॉइंट है, इसमें भी हावर पॉइंट है। एनालिसिस के अंदर जो हावर पॉइंट है वो आपका पार्ट है इसका, कि वो हावर पॉइंट जो है वो एनालिसिस के पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एनालिसिस में कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन ठीक। जो वैल्यूएशन के पॉइंट है वो लिमिटेशन क्रिटिसिज्म है, वो आप उधर एंड पे काउंट किए जाते हैं। तो इसलिए वो ये समझा कि जो आपने उधर वैल्यूएशन के पॉइंट लिखे हैं वो एनालिसिस का पार्ट ही है। तो इसलिए जब भी आपने वैल्यूएशन स्टार्ट करनी है तो लिखना है इट कैन बी वैल्यूएटेड, उसमें सही। भी तो और इसमें भी। यानी एनालिसिस करते हुए जितने उसके मेरे जहन में ये ड्रॉबैक्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो वो मैं सेव करता रहूं और एंड पे एकदम से लंबा सा पैराग्राफ उसका निकाल दिया जाए। अगर फर्स्ट करो किसी चीज के चार आपके हाउएवर पॉइंट आपके जेहन में हैं, तो आप क्या करो, दो उसको लिखो एनालिसिस में और दो उसके बाद रखो वैल्यूएशन लिखने के लिए। ठीक। ठीक। ओके। सही हो गया। सर एक मैं P3 भी किया था, इसके भी, इसके कोई 2-4